हाय फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद वीडियो है वो लेकर आ रहा हूं और वीडियो भी अपने स्कूल साथियों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरने के बाद हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और नोडल केंद्र पर बोर्ड फॉर्म के साथ हमें कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 के बोर्ड फॉर्म वो भरवाए जा रहे हैं, चाहे कक्षा 10 के हो या फिर कक्षा 12 के हो। और इस बार बोर्ड के द्वारा बोर्ड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 दिसंबर 2020 है वो रखी गई। तो ऐसे में मैं आशा रखता हूं कि आपने भी अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म आपने भर दिए होंगे और बोर्ड फॉर्म भरने के बाद बोर्ड फॉर्म को नोडल केंद्र पर जमा करवाने की आप तैयारी करेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, जब भी आप नोडल केंद्र पर भरे हुए स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म जमा करवाने जा रहे हो तो भैया इससे पहले आपको कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है और उन गलतियों के चलते हुए भैया हमें बाद में बोर्ड के चक्कर वो काटने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपसे भी ऐसी कोई गलती ना हो। और भैया कौन कौन से हम जाने अनजाने में गलती करते हैं तो भैया ये तो इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखोगे तो ही आपको पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी अपन स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरते हैं तो अपन पूर्ण सावधानी के साथ बोर्ड फॉर्म भरते हैं। लेकिन भैया जब बोर्ड के द्वारा किसी स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और हमारे पास सूचना आती है, तब यार अपन माथा पीटते हैं कि यार मैंने तो बोर्ड फॉर्म को सही तरीके से चेक किया था, सही डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाए थे, ये ऑब्जेक्शन कहां से आ गया, ये गलती कहां से आ गई। हालांकि बोर्ड फॉर्म तो मैंने सही तरीके से चेक किया। तो ऐसे में कोई भी गलती है जाने अनजाने में आपसे नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि किसी भी स्कूल साथी के कोई भी डॉक्यूमेंट में जाने अनजाने में गलती ना हो। क्योंकि जब आप और हम मिलकर काम करेंगे तो भैया गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी। और दोस्तों, अक्सर मैंने कई बार ऐसा देखा, जब भी मैं बोर्ड कार्यालय विजिट करता हूं और वहां के बाबू लोगों से मिलता हूं तो हर एक स्कूल के जो बोर्ड फॉर्म होते हैं उनमें काफी ऑब्जेक्शन है बोर्ड के द्वारा वो लगाए जाते हैं। और उनकी कमी पूर्ति करने के लिए भैया स्कूल साथी वो बोर्ड के चक्कर पे चक्कर है वो लगाए रहता है। तो ऐसे में कोई गलती आपको नहीं करनी है। और जाने अनजाने में क्या गलती करता है एक स्कूल साथी और हमें बोर्ड फॉर्म भरने के बाद किन किन बातों को ध्यान में रखना, वो जरा आप गौर से सुन लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपके स्कूल के अंदर, चाहे वो कक्षा 10 के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12 के हो, क्या आपने टोटल स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म आपने फिल कर दिए या भर दिए, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। क्योंकि कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, कोई स्टूडेंट वो रह जाता है, फिर हमें बोर्ड का चक्कर वो काटना पड़ता है। अब आप इसे चेक कैसे करोगे? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने स्कूल के जो भी कक्षा के अंदर स्टूडेंट हैं उनकी एक लिस्ट है आप अलग निकाल लीजिएगा, कच्ची लिस्ट है। इसके बाद जब आपने ऑनलाइन बोर्ड फॉर्म भरा था स्टूडेंट की, उसकी एक चेक लिस्ट निकलती है, उस चेक लिस्ट को भी आप निकाल लीजिए। चेक लिस्ट में आप टोटल स्टूडेंट की संख्या है वो देख सकते हो और जो आपके पास रिकॉर्ड है वो टोटल संख्या आप देख सकते हो। तो भैया आसानी से आप यहां से पता लगा सकते हो। इसके बाद दूसरी बात, देखिए दोस्तों, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपने एक ही स्टूडेंट का कहीं दो बार तो फॉर्म नहीं भर दिया, डुप्लीकेट फॉर्म तो आपने नहीं भर दिया। क्योंकि जब आप एक ही स्टूडेंट के दो बार फॉर्म भरोगे तो भैया जो वेबसाइट है वो आपको डुप्लीकेसी के बारे में नहीं बताएगी कि भैया इस स्टूडेंट का आपने पहले बोर्ड फॉर्म भर दिया, वो आपको कभी भी नहीं बताएगी। ये तो हमें खुद ही चेक करना है। जो चेकलिस्ट है स्टूडेंट की, जो हमने बोर्ड फॉर्म भरा वो, और इसके साथ स्टूडेंट की हमारे स्कूल के जो रिकॉर्ड के अंदर लिस्ट है उससे आप मैच कर लीजिएगा, आसानी से वो आप पकड़ जाओगे। और एक सबसे बड़ी गलती जो जाने अनजाने में हमसे होती है वो होती है भैया स्टूडेंट के डाटा में गलती। और वो कौन सी? स्टूडेंट के नाम, पिता के नाम, माता के नाम में स्पेलिंग, इसके अलावा स्टूडेंट की जन्मतिथि में, और इसके अलावा स्टूडेंट के सब्जेक्ट में। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी गलती है जो जाने अनजाने में हमसे होती है, वो क्या होती है? देखिए, कई बार अक्सर अपन पूर्ण सावधानी बरतते हैं कि जहां पर स्टूडेंट की माता का नाम लिखना होता है वहां पे तो अपन पिता का नाम लिख देते हैं, और जहां पे
पे पिता का नाम लिखना होता है भैया वहां पे अपन माता का नाम है वो लिख देते हैं, क्योंकि जब भी अपन बोर्ड फॉर्म भरते हैं भैया उस समय सबसे पहले स्टूडेंट का नाम फिल करना पड़ता है, फिर माता का नाम है वो फिल करना पड़ता है, और फिर पिता का नाम है वो फिल करना पड़ता है। लेकिन एक हमारे जहन में एक बात है वो फिट बैठ गई है, कौन सी, कि जब भी हम कोई स्टूडेंट का नाम लेते हैं तो भैया झट से उसके बाद उसका पिता का नाम हमें याद आ जाता है। तो ऐसे में माता के नाम की जगह तो पिता का नाम और पिता के नाम की जगह माता का नाम वो लिखा आ जाता है। और हमें कब पता चलता है भैया, जब स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट हमारे स्कूल में आ जाती है और समस्या जब सामने आती है पकड़ में, तब यार ये गलती मैंने कहां से की थी, यार मैंने तो बोर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरा था। अब देखिए इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप कैसे पता लगा सकते हो कि भैया माता के नाम की जगह तो पिता का नाम नहीं हो गया हो और पिता के नाम की जगह माता का नाम नहीं हो। कैसे आप पकड़ पाओगे? देखिए सबसे पहले आपको जो चेकलिस्ट है जो आपने बोर्ड फॉर्म भरे ऑनलाइन, वो चेकलिस्ट है वो आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए उस चेकलिस्ट के अंदर स्टूडेंट का नाम आता है, उसकी माता का नाम भी आता है, पिता का नाम भी आता है, उसकी जन्म तिथि भी आती है और उसके सब्जेक्ट हैं शायद वो भी आते हैं और उसकी जो फीस है वो भी आती है। ठीक है, अब आपको उन कॉलम से ही पता लग जाएगा। माता वाले कॉलम में आपको चेक करना है कि सभी स्टूडेंट के माता के नाम है, कहीं पिता का नाम तो नहीं लिखा गया जाने जाने में, और पिता वाले कॉलम से भी आपको ये पता लग जाएगा कि यहां माता का नाम तो नहीं लिखा गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये गलती आपसे नहीं हो जाए, पहले आप इसे वो चेक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों बारी आती है स्टूडेंट के डाटा के नाम की। डाटा के नाम की कैसे? देखिए स्टूडेंट के नाम की जो स्पेलिंग, उसके पिता के नाम की स्पेलिंग, उसके माता के नाम की स्पेलिंग, वो आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। जो भी उनके डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट के, जैसे आप कक्षा 10 के बोर्ड फॉर्म भरे हैं तो उसकी 9th की मार्कशीट है, उसकी 8th की मार्कशीट है, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसे सही तरीके से आप चेक कीजिएगा। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अभिभावक हैं वो जब बच्चा 10th क्लास में आ जाता है भैया तब वो शाना बनता है कि अब मेरे स्टूडेंट का नाम है वो ये कर दो, इसकी स्पेलिंग है वो ये कर दो, लेकिन आपको जाने अनजाने में आपको नहीं करनी है जब तक आपके पास उपयुक्त और सही दस्तावेज नहीं हो। क्योंकि यदि आप अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट के अंदर या बोर्ड फॉर्म में आप अपनी मर्जी से स्टूडेंट का नाम बदल देते हो या स्पेलिंग बदल देते हो तो भैया उसकी 9th की मार्कशीट या 8th की मार्कशीट में उसकी स्पेलिंग अलग है तो आपके बोर्ड फॉर्म पर ऑब्जेक्शन है वो लग सकता है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना। 2 व्यक्तियों का ग्रुप आप बना लीजिएगा अपने स्कूल के अंदर ताकि 2 व्यक्ति उन बोर्ड फॉर्म को सही तरीके से वो चेक कर ले, इस बात को आपको विशेष रखना। इसके बाद आती है जन्म तिथि की बारी। अब देखिए दोस्तों जो स्टूडेंट की जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको आपको सही तरीके से चेक करना है। क्योंकि जब अपन बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो भैया उस समय अपन सही भर देते हैं, लेकिन जैसे ही माउस का जो स्क्रॉलर है वो ऊपर नीचे किया तो भैया जो साल, डेट है या महीना वो खिसक जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। और बोर्ड फॉर्म जब अपन चेक करते हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं जाता है, इस बात को भी आपको विशेष रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कक्षा 10 के लिए 3rd लैंग्वेज का, अगर आपके स्कूल के अंदर जो भी 3rd लैंग्वेज सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है, जैसे संस्कृत है, पंजाबी है, गुजराती है, उर्दू है, वो आपको सही तरीके से आपको चेक करना है। कहीं स्टूडेंट मान लीजिए 3rd लैंग्वेज है तो संस्कृत और आपने गलती से उसे पंजाबी, गुजराती या फिर उर्दू वगैरह वगैरह कर दिया तो भी आपके सामने बड़ी समस्या है वो आ सकती है। और भैया इसके लिए आपको बोर्ड है वो हर्जाना भी आपसे ले सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरें तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना फैकल्टी वाइज, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो, उनके सब्जेक्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिन जिन स्टूडेंट के जिस भी फैकल्टी में जो सब्जेक्ट है आपको उनको सही तरीके से पढ़ना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है क्या 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट ने वही सब्जेक्ट से किए। देखिए यहाँ पर एक खास बात और मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट्स के अंदर है 11th क्लास के अंदर, अगर वो 12th क्लास से साइंस से करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टूडेंट 11th के अंदर साइंस ही है और वो 12th में भी साइंस सब्जेक्ट से कर रहा है और वहां पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11th में मैथ क्लास थी और वो साइंस में आके 12th क्लास में वो बायो से भरना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सब्जेक्ट का आपको खास ध्यान रखना, विशेष आपको ध्यान रखना, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है।
तो सब्जेक्ट का विशेष ध्यान आपको रखना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि नोडल केंद्र पर बोर्ड फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज हैं वो आपको जमा कराने। दोस्तों, नोडल केंद्र पर बोर्ड फॉर्म जमा कराने से पहले एक खास बात को आपको ध्यान रखना, और खास बात क्या है कि जो भी आपने स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भरा और बोर्ड फॉर्म में स्टूडेंट का जो भी डाटा भरा, यानी स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता के नाम की स्पेलिंग, इसके अलावा उसकी जन्म तिथि, बोर्ड फॉर्म के साथ जो भी आप सहायक डॉक्यूमेंट लगाओगे, चाहे कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो, या फिर उसका क्रमोन्नति लेटर हो, उन सभी डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों में सेम डाटा होना चाहिए। जो बोर्ड फॉर्म में है वही सेम का सेम डाटा है सभी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। यदि किसी भी एक डॉक्यूमेंट में कोई भिन्नता पाई जाती है तो भैया बोर्ड के द्वारा उस स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्शन वो लगाया जा सकता है, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म में कोई भी दस्तावेज लगाओ तो सभी जो दस्तावेज है वो एक जैसे होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता वो नहीं होने चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्रूवल जो बोर्ड फॉर्म है उनका प्रिंट आउट लेना है। अब जो अप्रूवल बोर्ड फॉर्म है वो कौन से होते हैं भैया? जिस फॉर्म के ऊपर बार कोड आता है, और वो फाइनली तभी आता है जब हमने बोर्ड फॉर्म लॉक कर दिया, बोर्ड फीस जमा करवा दी, ट्रांजैक्शन आईडी हमने ऑनलाइन फिल कर दी, और फिल करने के बाद भैया बार कोड वाला जो बोर्ड फॉर्म है वो अपने आप है वो प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो बोर्ड फॉर्म प्रिंट किया है, स्टूडेंट की फोटो के नीचे भैया एक बार कोड आएगा, अगर वो है तो आपका फॉर्म सही है, वरना आपका फॉर्म गलत है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो स्कूल साथी हैं जो पहली बार अपन जो लोकल बोर्ड फॉर्म भरते हैं, जो चेक करने के लिए उसका करेक्शन वाला जो फॉर्म बाहर निकालते हैं, उसी को ही नोडल केंद्र या फिर बोर्ड में भेज देते हैं, तो इसके लिए उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। और पिछली साल की बात करूं तो सिक्कर की एक स्कूल थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, उसने ऐसा ही किया, वो बार कोड वाले फॉर्म की बजाय उन्होंने जो करेक्शन वाले जो फॉर्म वही बोर्ड को भेज दिए। बाद में बोर्ड को उसे काफी हर्जाना उस स्कूल साथी को देना पड़ा था। तो एक गलती आपसे नहीं हो जाए, बोर्ड फॉर्म है बार कोड वाले ही आपको प्रिंट करना। खास बात यहाँ पे जो बोर्ड फॉर्म उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास भी आपके स्कूल में सुरक्षित है, रखनी है रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन बोर्ड फॉर्म चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमने कहां पे गलती की है। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बोर्ड फॉर्म वो जरूरी होते हैं, क्योंकि जब भी उनके प्रैक्टिकल होते हैं तो भैया उस समय जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल के लिए तो उस समय बोर्ड फॉर्म वो चेक करता है। तो ऐसे में एक कॉपी है आपके स्कूल में आपको यहाँ पे रख लेने। चलिए इसके बाद भैया एक आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो प्रिंट करनी है। इसके अलावा आपके स्कूल की जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट के आपने बोर्ड फॉर्म भरे उनकी एक लिस्ट निकलेगी, वो आपको यहाँ पे 2 कॉपियों में तैयार करनी। एक कॉपी आप अपने स्कूल में रख लीजिएगा, इसके अलावा 2 कॉपियां आपको नोडल केंद्र पे है वो जमा करवानी है। और ध्यान रखना नोडल केंद्र से आपको रिसीव्ड है वो जरूर आपको यहाँ पे लेके आनी। चलिए अब बात करते हैं कि बोर्ड फॉर्म के साथ हमें कौन कौन से और दूसरे दस्तावेज हैं जो कि केवल स्टूडेंट के ही लगाने, वो देखिए। अगर आप कक्षा 10 के बोर्ड फॉर्म भर रहे हो और वो बोर्ड फॉर्म अगर आप तैयार करें तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने आपके स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट है, मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है जो आपका पुराना स्टूडेंट है, जिन्होंने 9th क्लास है वो आपके स्कूल से की, उनके लिए पहले मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म के साथ कक्षा 8वीं की मार्कशीट की प्रतिलिपि, इसके अलावा 9th की मार्कशीट की प्रतिलिपि, इसके अलावा इस बार वाला जो क्रमोन्नति सर्टिफिकेट है या जो प्रमोशन जो लेटर है वो उसके साथ लगाना है। यानी 3 जो डॉक्यूमेंट है वो उस स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म के साथ लगाने। यदि इस बार आपके विद्यालय में किसी स्टूडेंट का नया प्रवेश हुआ है या फिर नया एडमिशन हुआ है, ऐसी स्थिति में इन 3 दस्तावेजों के साथ आपको उस स्टूडेंट की पिछले वाली स्कूल की टीसी है वो भी आपको यहां पे लगानी। ध्यान रखना जो भी डॉक्यूमेंट बोर्ड फॉर्म के साथ लगाओ उस सभी बोर्ड फॉर्म पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होने चाहिए, साथ में मोहर वो होनी चाहिए, और बोर्ड फॉर्म के सबसे ऊपर एक डेट होती है वो डेट सभी में समान होनी चाहिए, और वो एक आपको क्रम में लगाना है। और क्रम में आपको कैसे लगाना है, जो भी आप फॉरवर्डिंग लिस्ट निकाल रहे हो उसको आपको गौर से देखना है। अब फॉरवर्डिंग जो लिस्ट होती है वो स्टूडेंट के नाम के हिसाब से आती है, अल्फाबेट के हिसाब से आती है, ठीक है। अगर बच्चा रिपीट है
तो जो अल्फाबेट है वो थोड़ा आगे भी चला जाता है, लेकिन जो भी बोर्ड फॉर्म है आपको उसी फॉरवर्डिंग लिस्ट के हिसाब से लगाने। देखिए जो बोर्ड फॉर्म होता है उसके ऊपर भी फॉरवर्डिंग लिस्ट नंबर आते हैं और जो आपके हाथ में जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है उसमें भी नंबर आते हैं, तो वो क्रम होता है, उसी क्रम में आपको बोर्ड फॉर्म वो लगाने। आप एसआर के हिसाब से या फिर अपने जो एप्लीकेशन नंबर होते हैं या जो फॉर्म नंबर होते हैं उसके हिसाब से आपको नहीं लगाना, केवल जो फॉरवर्डिंग लिस्ट होती है उसी क्रम में आपको यहां पे लगाने। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अब बात करते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके बोर्ड फॉर्म के साथ हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट आपका पुराना है यानी आपके स्कूल का पुराना स्टूडेंट है, 11th क्लास आपके स्कूल से की है, तो हाँ ऐसी स्थिति में एक तो 10th क्लास की मार्कशीट की जो प्रतिलिपि है जिसे अपन फोटो कॉपी बोलते हैं वो आपको लगाने, इसके साथ 11th क्लास की मार्कशीट और 11th क्लास का इस बार वाला प्रमोशन सर्टिफिकेट जो कि आपने पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल से प्रिंट किया। क्योंकि कई जो स्कूल साथी हैं इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होंगे कि 9th और 11th क्लास का केवल हमें क्रमोन्नति सर्टिफिकेट लगाना है या फिर मार्कशीट लगाना है। तो भैया यहाँ पे आपको दोनों ही चीज लगानी, आपको मार्कशीट भी लगानी है और जो क्रमोन्नति सर्टिफिकेट है जो पीएसपी पोर्टल से निकला था वो भी आपको लगाने, दोनों ही डॉक्यूमेंट लगाए। अगर आपने अभी तक 9th और 11th की मार्कशीट तैयार नहीं की है तो भैया जल्दी से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बगैर अगर आप बोर्ड फॉर्म के साथ क्रमोन्नति सर्टिफिकेट लगा देते हो तो हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा आपके स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म पे ऑब्जेक्शन है वो लगाया जा सकता है। इस बात का आपको विशेष है वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12th क्लास के अगर स्टूडेंट आपके स्कूल का है तो यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट है, 11th क्लास की मार्कशीट है और क्रमोन्नति सर्टिफिकेट है। अगर इस बार आपके स्कूल के अंदर 12th क्लास में नया एडमिशन हुआ जिसका बोर्ड फॉर्म आपने भरा, तो ऐसी स्थिति में इन 3 दस्तावेजों के अलावा उसके साथ आपको पिछले स्कूल की जो टीसी है उसकी भी एक प्रतिलिपि है वो आपको यहाँ पे लगानी। अगर स्टूडेंट ने 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से पास आउट किए तो भैया उसके साथ भैया जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे लगाना। उसके अभाव में भी आपके स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्शन है वो लगाया जा सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी बोर्ड फॉर्म आप तैयार कर रहे हो क्या उस बोर्ड फॉर्म पे स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर उसी स्टूडेंट के, किसी कोई दूसरे स्टूडेंट की कैप्चा तो नहीं होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना, वरना बाद में आपके पास बड़ी दिक्कत है वो आ सकती है। अगर ऐसा हो गया, बाद में भूल से ऐसा हो गया तो भैया देखिए सबसे पहले तो आपको वो बोर्ड फॉर्म है वो डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद आपको नए तरीके से आपको वो बोर्ड फॉर्म है उस स्टूडेंट का बना। यहां पर आपको एक खास बात भी बताऊंगा, यदि आपने स्टूडेंट का डाटा लॉक कर दिया है और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट के डाटा में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो भैया लॉक करने के बाद आप किसी भी स्थिति में स्टूडेंट के डाटा में है वो करेक्शन नहीं कर पाओगे। आप करेक्शन तभी तक कर पाओगे जब तक आप स्टूडेंट का डाटा है वो लॉक नहीं किया। लॉक करने से पहले आप फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हो, स्टूडेंट का नाम भी बदल सकते हो, कोई चेंजमेंट है वो भी कर सकते हो, लेकिन लॉक करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर ये चीज जरूर हो सकती है, मान लीजिए आपने शुरुआत में आपके स्कूल में 20 स्टूडेंट थे और उनमें से आपने 10 स्टूडेंट का डाटा फिल कर दिया, फाइनली फॉर्म वो लॉक कर दिया, उसके बाद 10 स्टूडेंट और बच गए, तो आप फिर दोबारा बोर्ड फॉर्म वो भर सकते हैं। उनकी एक नया जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा और जो फॉर्मिंग लिस्ट है उसके आगे से वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन बोर्ड फॉर्म लॉक करने से पहले आपको डाटा है स्टूडेंट का जरूर वेरीफाई करना चाहिए। तो बस यही कुछ दस्तावेज जो आपको नोडल केंद्र पे जमा कराने। अब देखिए जब भी आप नोडल केंद्र पर ये जो डॉक्यूमेंट या जो स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म जमा करवाने जाओ तो उस समय आपको फॉरवर्डिंग लिस्ट के हिसाब से तो बोर्ड फॉर्म है वो अलग अलग रखने। अगर आपका जो स्कूल है 10th क्लास और 12th क्लास दोनों का है तो भैया देखिए यहाँ पे 10th क्लास के अलग बोर्ड फॉर्म आपको रखने हैं और 12th क्लास के अलग बोर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे रखने, जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है उसी के हिसाब से अलग अलग लिफाफे में आपको रखना। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपको प्रपत्र 128 है जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, rajguruji.com हमारी वेबसाइट का नाम, इस पर भी आपको प्रपत्र 128 वो मिल जाएगा। वहां पर आपको वो फॉर्म है आपको फिल करना है, स्टूडेंट का नाम, जो संख्या टोटल वो लिखनी है, फीस वगैरह वगैरह, ट्रांजेक्शन है, चालान नंबर वगैरह वगैरह आपको लिखना है। तो ये जो प्रपत्र 128 होता है वो आपको 3 प्रतियों में है वो तैयार करना है। ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है। प्रपत्र 128 है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए होता है,
वो आपको 3 प्रतियों में है वो फिल करना है, मोहर वगैरह लगानी है। यहाँ पे 2 प्रति है नोडल के अंदर अपने पास रख लेगा और 1 प्रति पर वहां पे आपको साइन करके मोहर लगा के रिसीव्ड की आपको वापस वो दे देगा। इसके अलावा जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो आपको 2-2 प्रतियों में तैयार करनी है। 10th क्लास की भी 2 प्रतियों में और 12th क्लास की वो भी 2 प्रतियों में आपको यहाँ पे देनी है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग लिस्ट है, विद्यालय की प्रोफाइल है और जो चालान है वो तो आपको अलग रखना है, ठीक है। और स्टूडेंट के जितने भी जो फॉर्म है वो आपको एक अलग लिफाफे में वो रखने, आपको लिफाफा चिपकाना नहीं है। आप नोडल के अंदर पे जाने के बाद उसे चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग रखेंगे क्योंकि जो फॉरवर्डिंग लिस्ट होती है, चालान होता है, वो अलग जाता है बाय डाक है, और जो बोर्ड फॉर्म होते हैं वो नोडल के अंदर के द्वारा अलग जाता है। तो वरना जब आप जो लिफाफा वो चिपका दोगे तो वहां पे जाके आपको फाड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको दोनों को अलग अलग यहाँ पे रखना। तो बस दोस्तों यही तो कुछ खास बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा यदि बोर्ड फॉर्म को लेकर के यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की। इसके अलावा यदि कोई रह जाती है तो आगे की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कि बोर्ड फॉर्म भरने के बाद हमें किन किन बातों का वो ध्यान में रखना है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।